स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही होगी। यस तो आज हम यहाँ पर CSS का एक फ्रेमवर्क है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। निकाल लो अपने पेपर पेन, जो भी निकालना, फिर आवाज़ होती है। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइल सीधा भेज दूंगा, कुछ नहीं करना, मैंने बढ़िया तरीके से लिख रखा है, कुछ ऐसी इशू आएगा नहीं आपको। बाकी अपनी सहूलियत के लिए पेपर पेन निकाल के रखो, लेकिन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट कर लो, जो भी याद कर लेना, फिर ये सुरसराहट नहीं आना चाहिए। जब मैं बोलूँ तो एकदम कड़ाक से चलना चाहिए, खत्म हो जाएगा, समझ जाओगे आप। ओके, देखिए अब ये बूटस्ट्रैप होता है क्या है, इसको समझ पहले आप। बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसको प्रॉपरली मोबाइल के लिए, डिवाइस के लिए इसका इन्वेंशन हुआ था। जो मोबाइल डिवाइस होते हैं ना, उसके लिए हुआ था। बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती थी, जब उसको मोबाइल पे डाला जाता था तो वेबसाइट का पूरा नक्शा ही खराब हो जाता था। तो उन्होंने सोचा यार कोई तरीका निकाला जाए, पूरी वेबसाइट मोबाइल में ओपन हो जाए, लैपटॉप में ओपन हो जाए। तो उन्होंने रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के बारे में सोचा, जिसको RWD कहा जाता है। तो उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन कर दिया, जिसको हम बूटस्ट्रैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये जो फ्रेमवर्क है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो भी अभी तक आप लोग डिज़ाइन करते हो, बड़ी मेहनत लगती है यार, CSS लगाओ, दिमाग लगाओ, वो ठीक है, हार्ड कोडिंग अच्छी है, वो सीखना ज़रूरी है। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, अपना बेसिक तो पता होना चाहिए, वो हमने सीखा। लेकिन जितने भी डेवलपर होते हैं वो उस तरीके से काम बहुत रेयर करते हैं जो आप लोगों ने सीखा है। एक्चुअली CSS ठीक है, मैनुअली आपने लगाया, इट्स ओके, लेकिन अधिकतर जितना हो सके आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे वजह है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जो भी काम आप करेंगे वो रेस्पॉन्सिव होगा। अब आप जो CSS लगाएंगे, क्या गारंटी है वो रेस्पॉन्सिव है? कोई गारंटी नहीं, उसको सीखना पड़ता है, बड़ा मेहनत लगता है। तो बूटस्ट्रैप में जो भी आप लगाओगे वो रेस्पॉन्सिव होता है। ये एक ओपन सोर्स टूल किट होती है, जिसको ट्विटर के द्वारा फाइंड आउट किया गया था। और ये इसमें पूरा का पूरा कुछ नहीं, बस CSS और जावास्क्रिप्ट सब कुछ इंक्लूड होती है। इन्होंने पहले से ही बना के दे दिया, आपको कुछ नहीं बनाना होता। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट पे, वही रेस्पॉन्सिवनेस को, विजुअलाइजेशन को दिखाने के लिए। अब इन्होंने क्या करा है कि पूरी CSS बना के रख दी है। एक CSS की फाइल दे दिया आपको और उसमें पूरी CSS बना के रख दी है। अब तो बस ये कहते हैं कि तुम्हें अगर ये इस तरह का कोई डिजाइन चाहिए, ये चीज आपको अप्लाई करनी है, तो उन्होंने क्लासेस बना दी है उनकी। आपको वो क्लासेस याद करनी पड़ेंगे, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उनको सबको याद करना पड़ता है। तो अगर आपको याद होती है, फटाफट से आपका डिजाइन बनता चला जाता है, ठीक है। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। बूटस्ट्रैप से हमारे कुछ फायदे होते हैं, ये हमारे टाइम को बचा लेता है, रेस्पॉन्सिव डिजाइन बना दे देता है, क्रॉस ब्राउजर है यार, किसी भी ब्राउजर पे चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है कि गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इतना चिंता है, मतलब चल जाता है, कंपैटिबल है हर एक के साथ। इसकी एक खास बात है, वो ध्यान रखना है। बूटस्ट्रैप तब आपको ब्राउजर पे क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है जब अपनी HTML को आप HTML5 से स्टार्ट करते हो। ऊपर देखते होंगे ना, जब हम लगाते थे ये लाइन, तो ये वर्जन आपको मेंशन करना पड़ता है कि भाई हम बूटस्ट्रैप लगाने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्राउजर पे उसको सपोर्ट करें। तो आपको HTML5 का ये जो डॉक टाइप होता है, ये ऊपर लिखना पड़ता है। हम लिखते थे ना VS कोड पे, अपना आप आ जाता था, ये उसी की देन। ये कोड है, देखो भाई, ऐसे बच्चों को लिया जाएगा तुम्हें लगता है? देख के और डिनाइड मारेंगे इसे। अब ये भले लाख रुपए का एडमिशन देकर आया, डिनाइड। ये आप लोगों के लिए भी आगे से ध्यान रखें, अपने नाम से करें। अबे नाम तो ढंग का होता है, ये क्या नाम? हाँ, ये कोई क्या बोलते हैं, राजक तत्व दिखाई दिया हमें। अच्छा, अब हम देखते हैं अपनी CSS को किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले टेक्स्ट पर इसको अप्लाई करके देखेंगे। किस पे? टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि टेक्स्ट के ऊपर CSS अलाइनमेंट के केस में कैसे लगाना है, रैपिंग के केस में कैसे लगाना है, बोल्ड वगैरह कैसे करना है, स्टाइलिंग कैसे देनी है। जैसे हम फोल्ट में करते थे, नॉर्मली आप CSS लगाते थे। हम बस क्लासेस को याद रखना है, आपको क्लासेस सीखनी है, क्लासेस याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक पेज लेते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर पेज लेता हूँ, पेज का नाम डाल देते हैं टेक्स्ट डेटा डॉट HTML। तो ये हमारे पास HTML आपको खड़ी कर देनी है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर HTML को खड़ा कर दिया है। अब हमें यहाँ पर CSS अटैच कर दिया। CSS की एक फाइल होगी, ये आपको मिल जाएगी, ये वाली फाइल।
तो ये लाइब्रेरी पूरी की पूरी इसमें बनी हुई है, देख सकते हैं। ये पूरी सीएसएस उन्होंने लिख दी है हमें। ये देखो यहाँ देख लो ना तुम, छोड़ो ये छोटा सा वर्जन देख लो, ये सारी सीएसएस इसमें सब लिख रखा है उन्होंने। हमें बस क्लासेस यूज करनी होती है, ठीक है। इतना सारा कौन लिखेगा, कोई लिख नहीं सकता। उन्होंने लिख दिया लाइब्रेरी है इसकी, बस आप इसे अपने प्रोजेक्ट में डाल लेना यहाँ पे। तो ये ऑफलाइन आपकी चल जाएगी, फिर कभी भी यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। बस लग गई बूटस्ट्रैप आपके। अब यहाँ पे आके अब जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ सिंपली, और मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ। तो ये मैंने इसमें कुछ लिख लिया है, अब इसको रन कर लेते हैं। तो पहले मैं अलाइनमेंट आपको सिखाता हूँ, अलाइनमेंट कैसे करते हैं टेक्स्ट की। ओके, अब इसको एक साइड लगाते हैं ताकि जल्दी जल्दी समझा पाऊँ। ठीक है, ये टेक्स्ट हमें दिख ही रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो अब मैं इसके ऊपर इसके अलाइनमेंट करता हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर करके। अब उसको दिखाने के लिए इसको एक बॉर्डर में डालता हूँ, बीच में लगाता हूँ ताकि अलाइनमेंट समझ पाए आप, ठीक है। तो काम करते हैं, अब इसमें अपना नॉर्मली पहले तो स्टाइल लगा के बॉर्डर लगा देता हूँ मैं। बॉर्डर 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसकी हम एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ 600 पॉइंट, ओके। चलो 500 करता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ से इसको मार्जिन कर देता हूँ ऑटो। ये तो हमने नॉर्मल अपना CSS लगाया हुआ है, ओके। और ऊपर से भी गैप दे देते हैं 10 पॉइंट का। अब मैं टेक्स्ट को अलाइन अलाइन करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर अब इसकी क्लास का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो मैं लिखा क्लास, यहाँ लिखा टेक्स्ट एंड, तो इसकी अलाइनमेंट देखो राइट साइड चाहिए। CSS जब हम बूटस्ट्रैप में अप्लाई करते हैं, तो जो CSS आपने सीखी थी बूटस्ट्रैप की दुनिया में, उसके नाम बदल गए हैं। जैसे आप CSS की दुनिया में लाल कलर को क्या कहते हो, रेड। तो इसकी दुनिया में लाल कलर को डेंजर क्या कहते हैं, डेंजर। अच्छा, CSS की दुनिया में हरे कलर को क्या कहते हो, यहाँ पर कहते हैं सक्सेस। क्या कहते हैं, CSS जो होती है, बूटस्ट्रैप जो होता है, वो एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब फिक्स है, जो चीज़ तय है ना वो फिक्स है, वो बदलेगी नहीं। अच्छा, CSS की दुनिया में लेफ्ट को क्या कहते हो, लेफ्ट को लेफ्ट कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं स्टार्ट। क्या कहते हैं, स्टार्ट। अच्छा, वहाँ पे क्या कहते हो, राइट साइड को क्या कहते हो, राइट कहते हो। यहाँ पे कहते हैं एंड, चीज़ समझ में आ गई, यहाँ कहते हैं एंड। तो इस तरीके से जो चीज़ फिक्स है वो फिक्स है, वो बदलेगी नहीं, ठीक है। कभी भी लेफ्ट राइट करना है तो क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, लेफ्ट मतलब स्टार्ट, राइट मतलब एंड, ठीक है। अच्छा, तो ये देखा राइट साइड अलाइन हो गया टेक्स्ट आपका। अच्छा, मेरे को अगर शुरू से अलाइन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार्ट, तो लेफ्ट साइड से अलाइन हो गया। अच्छा, बीच में लाना है तो क्या लिखेंगे, सेंटर। समझ गए, टेक्स्ट अलाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मतलब इसमें अब आपकी क्या चल रही है, याद करने की, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह लिख लेना। शुरू शुरू में जब काम करो तो डॉक्यूमेंटेशन खोल खोल के देख देख के करो, कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे अपना आप याद हो जाएगा, फिर रट जाएगा आपको ये, ठीक है। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए नहीं पढ़ना है, काम करने के लिए पढ़ना है। गलती नहीं होनी चाहिए, एक समय आएगा आपको खुद से याद हो जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा छोटे बच्चे पढ़ते थे ना, उनको बेटे याद कर ले, याद ही नहीं होगा। लेकिन उसको स्कूल में डेली पढ़वाते हैं, डेली पढ़वाते हैं, उसको याद हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टेक्स्ट रैप। अब टेक्स्ट रैप इसको समझिए, टेक्स्ट रैप आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। जब हम लोग कोई टिप बनाते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो मैं चाहता हूँ कि उस बॉक्स के अंदर ही चलता रहे। जैसे एक्सेल के सेल के अंदर हम किसी डाटा को रैप कर देते हैं, ऐसे मैं चाहता हूँ कुछ भी अगर मैं लिखूँ तो वो उसी के अंदर चलता रहे। बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा डिप में जो भी कुछ लिखते हो वो डिप के अंदर ही रहता है। मैं चाहता हूँ डिप को क्रॉस करके आगे निकल जाए। देखा है ना, डिप में अगर आप कुछ लिखोगे तो डिप में ही रहेगा ना, बाहर थोड़ी ना निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अगर हम उसकी रैप प्रॉपर्टी को यूज करें, नो रैप करते हैं, तो वो उसको पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा उस चीज को। तो इस चीज को देखिए यहाँ पर। तो मैं इसको तो कर देता हूँ कमेंट, और
इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करके समझाता हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्मल ये प्रॉपर्टी है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, टाइम नहीं है तो बैठ गई। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये टेक्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, डाटा के अंदर है नॉर्मली, रैप हो रखा है, ये क्या लिख रहा है, रैप हो रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ नो रैप, देखो क्रॉस मार गया। कभी अगर देखें किसी का वेबसाइट में डिजाइन खराब हो रहा है और वो टेक्स्ट को बॉर्डर को बाहर करके भाग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हो सकता है किसी के डिजाइन भी हो रहा है तो उसने गलती से नो रैप लगा रखा होगा, जाके उसे ठीक कर दो, तो ऑटोमेटिकली उसमें स्टार्ट होने लगेगा। इसको टेक्स्ट ब्रेक से भी हैंडल किया जा सकता है, इसकी दो प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई हैं, दोनों में से कोई से भी आप यूज कर सकते हैं। ये हैंगिंग मोड ऑन हो गया इसका, उसका काम होने नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी और भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट ब्रेक, ठीक है। जैसे आप किसी टेक्स्ट को रैप करते हैं तो रैप से कर लो या ब्रेक से कर लो, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों सेम ही काम करती हैं, तो इसको भी आप यूज करके देख लें। तो जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट रैप से रैप किया है ना, बाय डिफॉल्ट रैप तो होता ही है, बाय डिफॉल्ट रैप होता है ये, ठीक है। अगर हम इसको नो रैप करते हैं तो ये बाहर निकलता है ऐसे, हमेशा कभी भी डिप में कुछ डालते हैं तो वो रैप होकर चलता है। एक प्रॉपर्टी और होती है उसको ब्रेक कहते हैं, तो ब्रेक का भी वही मतलब होता है जैसे हम टेक्स्ट को रैप करते हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो वही था नो रैप, यानी उसको बाहर निकाल के ले जाना, ओवरफ्लो करके ले जाना। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, उसके लिए कौन सी क्लासेस होती हैं, उसके लिए तीन क्लासेस होती हैं। टेक्स्ट लोअर केस, ये आपके डाटा को छोटा कर देगा, टेक्स्ट अपर केस, ये बड़ा कर देगा। कोई सीएसएस नहीं लगाना है आपको जाके, बस ये क्लास यूज कर देनी है। टेक्स्ट कैपिटलाइज, ये हर वर्ड के पहले अक्षर को बड़ा कर देगा। तो एक दो इसमें यूज करके देख लेते हैं। अभी इसमें जितना भी डाटा है मैं चाहता हूँ कि यार ये सारा डाटा जो है ना बड़ा हो जाए, बड़ा, तो मैंने यहाँ पे जाके ये लगाया, तो देखो ये सारा चार्ट छोटा हो गया। अभी तो लोअर केस है, आपने छोटा कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपर केस लगाता हूँ, अपर केस, तो सारा डाटा क्या हो गया, कैपिटल, मतलब कैपिटल हो गया। अब हम कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटलाइज, स्पेलिंग ठीक लिखना बस, हर वर्ड का पहला अक्षर जो आपका कैपिटल हो जाएगा, देखो, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। देखो अब आ जाते हैं फ़ॉन्ट साइज पे। ये जो फ़ॉन्ट साइज का इसमें जो तरीका बनाया गया ना, ये हेडिंग को देख के बनाया गया, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है फ़ॉन्ट साइज 400 500 बनने हैं आपको, तो सीएसएस से करो। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज करो तो बूटस्ट्रैप एक प्रोफेशनल वे के लिए बनाया गया है। इसमें आप कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते, लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। उतने ही अनुपात में आप दे पाएंगे। तो इसमें हेडिंग जैसे 1 से 6 होती है, ऐसे आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ 1 से 6 कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज़ देने की क्लास होती है FS1, FS2। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हेडिंग 6, हेडिंग 5 उल्टे ऑर्डर में ले जाओ आप। जो हेडिंग 6 का जो साइज़ होता है वो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 1 से दिखाया गया है। हेडिंग 6 का साइज़ छोटा होता है ना, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 1 मतलब सबसे छोटा साइज़। तो इस तरीके से, तो इन सभी को मैं एक बार रन करके आपको चेक करा देता हूँ। ये क्लासेस आप कितनी जल्दी याद करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अब सभी का साइज आप मेंशन करना, सभी का अलग अलग फ़ॉन्ट साइज आपको दिखेगा। FS1 2 3 हेडिंग की तरह ये सपोर्ट कर रहा है। 1 बड़ा हो गया, 2 छोटा, मतलब उसी ऑर्डर में दिया उन्होंने, हेडिंग 1 से हेडिंग 6 यहाँ पे लिखा होगा, हेडिंग 1 से हेडिंग 6 के ऑर्डर में, ठीक है। तो आपकी कॉल है, आपको कैसे करना है। बाकी इससे भी बड़ा अगर फ़ॉन्ट साइज चाहिए हो तो आपके पास तो CSS की नॉर्मल अपनी प्रॉपर्टी है, बूटस्ट्रैप के पास वो चीज़। बूटस्ट्रैप में जो भी चीज़ मिलेगी आपको वो लिमिटेड मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, अब देखो फ़ॉन्ट वेट के लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला है। अगर किसी को बोल्ड करना होता है तो उन्होंने क्लास दे रखी है FW बोल्ड, तो फ़ॉन्ट वेट आपका टोटली बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, तो अभी जो टेक्स्ट आपको दिखेगा, ये देखो बोल्ड आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल है, और अभी ये बोल्ड हो गया। बोल्ड के भी दो तरीके हैं, एक बॉर्डर बोल्ड भी होता है, और ज़्यादा डार्क दिखाना है ना आपको, तो एक और देखिए, दोनों में फ़र्क देखना, और ज़्यादा डार्क आएगा। अगर मैं इसके बॉर्डर को ही बोल्ड कर दूँ तो यहाँ पे बॉर्डर का भी होता है, ये रहा FW बॉर्डर, बोल्डर बोल्डर सॉरी, तो ये मैंने ओके किया, बॉर्डर को भी बोल्ड कर देता है। कॉपी किया, देखो अब इसकी क्लास बस मुझे बोल्डर करनी है, तो पहले से ज़्यादा डार्क है, वैसे दिख रहा है क्या।
ये पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। रिलेटेड टू द पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट का मतलब जिसकी भी पेरेंट में होगा। जैसे मान लीजिए मैंने डिव में डाल रखा और डिव को मैंने एक बॉर्डर सेट कर रखा है जितने भी साइज का, और मैं चाहता हूँ कि जो भी उसके अंदर पैराग्राफ बने हो उनका जो बॉर्डर हो, उसका जो फॉन्ट कलर हो, वो अपने पेरेंट के हिसाब से लेते रहे। तो पेरेंट यानी डिव के अंदर जो भी आपने फॉन्ट को साइज दे रखा होगा, बॉर्डर साइज दे रखा होगा, उसके हिसाब से उस चीज को फॉलो करेगा। बॉर्डर मतलब पेरेंट के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी को फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अगर आपको स्टाइलिंग चेंज करनी है, नॉर्मल से तो नॉर्मल ही हो जाएगा आपका जैसे होता है, और इससे बिल्कुल बारीक हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल, तो ये बिल्कुल साधारण, ठीक है। अगर लिखते हैं लाइट, तो और हल्का हो जाएगा, और हल्का पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी, अगर आपको ये करना है इटैलिक, तो बस आपको एफ एस टी इटैलिक करना है। क्लास इसकी ये है एफ एस टी इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल, एस टी मतलब स्टाइल। अब हम इसे करेंगे इटैलिक, तो मैंने ये लिखना है यहाँ पर एफ एस टी इटैलिक। इटैलिक हो गया, और जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है उसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल होती है। नहीं, कहो जाके सर नहीं पढ़ा रहे, मना कर रहे हैं, वो क्लास नहीं है क्या। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हो, यहाँ समझ आ गया सबको। अच्छा, अब देखो लाइन हाइट क्या होती है। लाइन हाइट में दो ही आपको स्पेस मिलते हैं, 1 और 2, और बाकी होता है बिल्कुल छोटा गैप देना है तो स्मॉल, नॉर्मल गैप देना है, लाइनों के बीच में जो गैप आता है, ओके। नॉर्मल देना है तो बेस, और ज्यादा देना है तो एल जी, लाइन हाइट एल एच करके। तो इसकी कुछ क्लासेस बना दी गई हैं, और यहाँ पर लाइन हाइट के दो पैरामीटर है, 1 और 2। आप मैनुअली भी दे सकते हैं लाइन हाइट 1 और 2। तो यहाँ पर हम कुछ डाटा लिख के चेक करते हैं। तो मैं एक बनाता हूँ पैराग्राफ, और इसके अंदर ये हमने डाटा लिखा, डाटा आ गया। अच्छा, आप देखो इनके बीच में मुझे लाइन हाइट बढ़ानी है, तो मेरे को सिंपली लिखना है क्लास लाइन हाइट 1। तो ये छोटा आ गया, 2 पे नॉर्मल हो गया, ठीक है, गैप के साथ आ रहा है। अच्छा, अगला क्या था, क्या क्लास थी वो, बेस। नॉर्मल है, ठीक है। एक थी हल्की वाली, क्या नाम था उसका, स्मॉल, एस एम करके छोटा हो गया। एक था बड़ा, बस ये है। और ज्यादा करना है तो आपके पास अपने सी एस एस है। बस इसको ध्यान रखना, इसमें अपार नहीं कर सकते आप, अति नहीं कर सकते। ये गुड है, ये फ्रेमवर्क है, आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल, बनी बनाई फ्रेमवर्क है। आप इसकी बनी हुई क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं बस एक स्टैंडर्ड लेआउट देने के लिए। नेक्स्ट देखो, ये लाइन हाइट की क्लासेस होती हैं, जो जो थोड़े आप यूज कर लें। अब इसमें एक खास चीज देखा, रीसेट कलर एक बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट होता है उसको रीसेट कलर किया जा सकता है। तो रीसेट द टेक्स्ट ऑफ द लिंक कलर विद द टेक्स्ट रीसेट, एक प्रॉपर्टी दी गई है, सो दैट इट इनहेरिट्स द कलर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। इसको इससे समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर पहले इसको समझो। यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा हुआ है, एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ में इस पैराग्राफ को कलर हमने कौन सा दे रखा है, रेड दे रखा है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो मतलब ये जो डाटा इसमें लिखा हुआ वो कैसा आएगा, लाल कलर में आएगा। ये कंफर्म है बात कि पैराग्राफ में जो हमने डाला वो लाल कलर में आएगा। अच्छा, हम कभी पैराग्राफ में एंकर टैग बनाए तो एंकर टैग का कलर बाय डिफॉल्ट नीला आता है। ये तो सबको पता है, नीला कलर आता है, और उसके नीचे अंडरस्कोर होता है। तो हमें उसको ठीक करना पड़ता है, उसके एंकर टैग में जाके सीएसएस लगानी पड़ती है। पहले तो ये अंडरस्कोर हटाओ, ये करो, कलर हटाओ। अब मैं चाहता हूँ कि उसका कलर रीसेट हो जाए। कलर रीसेट का मतलब मैं चाहता हूँ इसके पेरेंट का जो कलर है, अब मैंने पेरेंट को अगर ग्रीन कलर दे रखा है तो मेरे एंकर का कलर ग्रीन आना चाहिए। उसको अगर मैंने रेड दे रखा है तो रेड आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास यहाँ पर दे रखी है, टेक्स्ट रीसेट। तो जब आप इस क्लास को यूज करते हो तो वो पेरेंट के ऊपर सेट हो जाता है। तो जो पेरेंट का कलर चल रहा है, अगर मैं पेरेंट को कोई कलर नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वही ब्लैक चल रहा होता है, तो ब्लैक पे चला जाएगा, ठीक है। देखो देखो लाल पे जा रहा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए अगर अगर इसकी टेस्ट रीसेट क्लास हटा दूं तो वो ये अपने नीले कलर में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है। ओके, तो कभी भी ये डालोगे तो वो अपने पेरेंट के कलर पे चला जाएगा अपना ऑटोमेटिकली। क्या नाम था उसका, टेक्स्ट रीसेट। ऐसे आगे देखो,
अब टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करें तो एंकर टैग पे ज्यादातर यूज होता है ये। सबसे पहले अंडरलाइन करना है तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इसमें, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, इसी में करके दिखा देते हैं किसी चीज के ऊपर। तो ये हमने लिया एक पैराग्राफ और यहाँ पर लॉरेन ने लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, लग गया। ऐसे ही अंडरलाइन की जगह लिखना होता है लाइन थ्रू, तो बीच में से काट देगा, ओवरलाइन करोगे ऊपर चला जाएगा, ये देखो। तो ये क्लास आप यूज कर सकते हैं, लाइन थ्रू हो गया, और अगर ओवरलाइन करते तो ऊपर चला जाता है। और एक होता है नन, नन देखो कैसे करता है। जैसे मान लो ये मेरा अंडर ये चल रहा है एंकर टैग, ठीक है, मैं इसके नीचे अंडरलाइन नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इसका जो अंडरलाइन है वो हट जाएगा। या स्पेलिंग देखो क्या मिस्टेक हुई है, टेक्स्ट डेकोरेशन 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 एंड लग गया भाई। ओके, तो ऐसे आप हटा सकते हैं। तो मैं नहीं कहता कि सारी क्लासेस आप याद करो जो आपके काम की हैं, उन्हें याद करो, लेकिन अगर कोई कहता है प्योरली बूट स्ट्रैप पे चाहिए मेरे को भाई साहब, तो बूट स्ट्रैप पे दो से, लेकिन ऐसा कोई कहता नहीं। बूट स्ट्रैप को बनाने के पीछे की जो मेन वजह है ना, वो है इसकी 12 कड़ी की ग्रिड सिस्टम जो मोबाइल डिवाइस के लिए चलता है, ठीक है। कलर पैटर्न को समझना, मार्जिन को समझना, पैडिंग को समझना, कंटेनर को समझना, ये इसकी मेन वजह है। इमेज को रेस्पॉन्सिव बनाना, ये मेन कारण है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज तो अपना CSS लगा के कर लिया करो, जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो हमने अनुभव किया है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपकी खोल है, जैसा मर्जी करना है करो। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा बॉर्डर के साथ खेलते हैं कि भैया बॉर्डर के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, किसी के भी आगे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे कि इनको कमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टिक ले लेते हैं, चलिए, और इसमें हम कुछ लिख देते हैं, लिख दिया। अब मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ, स्टाइल में जाके मैंने इसको एक विड्थ दे दी, विड्थ दे दी हमने लगभग 300 पॉइंट दे दिए, चलिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये बीच में आ जाए, हमें दिखेगी हाँ भाई बीच में है। और मैं इसको थोड़ा ऊपर से भी गैप देने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं मार्जिन 20 पॉइंट का कर देता हूँ, ठीक है भाई, डाटा आपको। अब मैं चाहता हूँ इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, तो आपको बनी हुई है। अब हम बॉर्डर 1px ऐसे करके नहीं लगाएंगे, यहीं से दे देंगे डायरेक्ट। अब हमको क्लास पता है, तो क्लास होती है बॉर्डर, बॉर्डर लगाते ही बॉर्डर आ गया, देखो दिख रहा है, हल्का से दिख रहा होगा ना, बॉर्डर आ रहा है। तो बॉर्डर लगाने से बॉर्डर आपका अपने आप आ जाता है, देखो, ठीक है। अब बॉर्डर आपको किस हिस्से में चाहिए वो भी लगा दो, ऊपर चाहिए टॉप, ठीक है। और ये तो स्टार्ट और एंड मालूम है ना इसकी भाषा क्या है, स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड, एंड मतलब राइट साइड, टॉप और बॉटम नॉर्मल होता है। एक का करके दिखा देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर जाकर इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ टॉप पे, तो देखो टॉप पे आ रहा है बस, बाकी कहीं पे भी आपका बॉर्डर नहीं है। ये समझ में आ गया। तो बॉर्डर आप कहीं पर भी घुमा सकते हो, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, ऊपर नीचे, आगे पीछे। कोई डाउट यहाँ पे? आगे सर इसके बॉर्डर में बाद में बात करेंगे, मार्जिन के लिए होता है ये। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? इसके बॉर्डर में अगर पिक्सल देना हो तो क्या देना हो? जैसे बॉर्डर पिक्सल हो, विड्थ विड्थ नंबर देंगे, इसके लिए नंबर होते हैं 0 2 1 2 3 4 5 करके होते हैं। अभी नीचे चलेगा, देखना अभी। अच्छा देखिए, नेक्स्ट आता है बॉर्डर को, जैसे हम कलर देते हैं, बॉर्डर तो हो गया, बॉर्डर में 3 चीजें होती हैं, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर का कलर और उसका फिर साइज आ जाता है यहाँ पे। तो बॉर्डर को कलर देना है, तो कलर की अलग भाषा है, जैसे बताई थी आपको, लाल मतलब डेंजर, हरा मतलब सक्सेस, ठीक है। ये ग्रे कलर होता है सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब थोड़ा हल्का नीला, ठीक है। वार्निंग मतलब पीला पीला सा होता है, ऑरेंज टाइप का सा, ठीक है। ये देखना, लाइट मतलब लाइट वाइट टाइप का होता है, डार्क मतलब काला ब्लैक। तो इसकी अपनी भाषा है। और भी कलर पैटर्न होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए किसी को बॉर्डर देते हैं हम लाल कलर का, डेंजर करते हैं, कॉपी किया। तो मैं इसका टॉप की जगह सारी जगह बॉर्डर लगाता हूँ पहले, तो देखो सारी जगह बॉर्डर है। जब किसी के ऊपर एक से ज्यादा क्लासेस अप्लाई करनी हो तो सिंपल आप स्पेस देकर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेंजर, लाल हो गया, ठीक है। कोई भी कलर दे सकते हो, वही रहेगा जैसा बताया, वार्निंग पीला पीला सा होता है ये कुछ, ओके। अच्छा, अब देखो बॉर्डर की विड्थ के नंबर होते हैं, 1 से 5 ही होते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते आप, ठीक है। बॉर्डर 0 करने का मतलब है बॉर्डर ही नहीं आएगा, फिर फायदा क्या होगा।
तो 1 to 5 आप बॉर्डर दे सकते हैं। तो मान लो इसके थिकनेस बढ़ाने का मन कर रहा है, तो अगली क्लास देंगे यहाँ पर ऐसे बॉर्डर 2, तो थिकनेस बढ़ गई, बॉर्डर 5 तो ज़्यादा बढ़ गई। समझ आ गया यहाँ तक? तो आई होप बॉर्डर आप CSS में लगा सकते हो, और प्रॉपर्टी मेन में आपको पता है कि क्या लगानी है क्या नहीं लगानी है। इसमें स्टाइल देने के लिए नहीं है, होता था ना डबल देना है वो CSS लगाना अपना। ओके, अच्छा देखो अब थोड़ा बॉर्डर की रेडियस की बात करते हैं, कॉर्नर जिसको कहते हैं। बॉर्डर के कॉर्नर अगर आपको घुमाने हो तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है राउंडेड। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? राउंडेड। तो देखिए हम यहाँ पर राउंडेड लगाएंगे, कॉर्नर को ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर देख रहे होंगे ठीक है। तो मैंने लगाया राउंडेड, हल्के से गोल हो गए, देखा? जूम करते हैं, मैं ज्यादा जूम करूंगा, दिख रहा है ना, हल्का सा गोल हो गया, तो ऐसे राउंड हो जाता है कॉर्नर। तो किसी के भी बॉर्डर को ऐसे थोड़ा शेप दे सकते हैं। राउंड किसी भी साइड से कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही राउंड करना है, किसी से भी कर लो। अब मैं राउंड इरिटेट कर देता हूँ टॉप, नीचे को देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, स्टार्ट मतलब लेफ्ट के हो गए होंगे, राइट के बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। ओके, अच्छा अगर मैं स्टार्ट और टॉप करूंगा तो क्या होगा? ये कॉर्नर छोड़ के सारे हो जाएंगे, टॉप से तो दोनों हो जाएंगे, स्टार्ट से दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं लिख दूं राउंडेड, राउंडेड स्पेलिंग ठीक है टॉप, अब देखो वो कॉर्नर रह गया बस एक। तो ये राउंडेड के लिए कोई सा भी आप कर सकते हो। राउंडेड जो आप लगाते हो ना उसकी उसका साइज भी बढ़ा सकते हैं कि कितना राउंडेड करना है, फर्क पड़ेगा देखना। अभी रुको, ज्यादा हुआ, अब देखना तुम 2 पे देखना, हल्का सा बढ़ता है, दिख रहा है? घर जाके देखना, ऐसे लगा लगा हल्का सा बढ़ता है, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही करना है इसका, है? हल्का सा फर्क पड़ता है शेप का, ठीक है। अच्छा राउंडेड भी जब करते हैं ना तो इसमें भी अलग अलग कलाकारी है, देखिए। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर के डेटा को रखेंगे, रहने दें, थोड़ा कम कर देते हैं, समझाना है मेरे को कुछ। मैंने डाटा को कम कर दिया, ठीक है। इसकी एक हाइट दे देता हूँ ताकि उसी हाइट पे ये मैं चाहता हूँ चले। चलो ऑटो रहती है हाइट, इसी को ये रहने देते हैं। तो मैंने राउंडेड सर्कल कर दिया, तो सर्कल के आकार में राउंडेड हो जाएगा, देखो वो सर्कल के आकार में क्या हो गया, राउंडेड हो गया। अब अंदर डाटा समेटना है तो पैडिंग देना पड़ेगा आपको, पैडिंग पैडिंग देके अंदर लाना पड़ेगा ताकि अंदर गैप आ जाए। अब एक होता है, एक आकार और होता है पिल, कैप्सूल टाइप का होता है, आप ऐसे बना के अपना काम कर सकते हैं, तो कैप्सूल के टाइप में हो जाए। ओके, ये आई होप समझ में आ गया। राउंडेड कॉर्नर वॉर्नर बॉर्डर बॉर्डर सब लगा लोगे। अच्छा साइज का मैंने बताया दिया था, 1 2 3 करके होता है, 0 से हट ही जाएगा। वो कॉर्नर जो मैंने घुमाए थे हल्का सा दिखता है, इतना फर्क उसका आपको दिखेगा नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आ जाते हैं, पैडिंग के बारे में आ जाते हैं, फ़ॉन्ट कलर के बारे में आ जाते हैं। बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर, पैडिंग वैडिंग दी कैसे जाती है, देखो भाई। पैडिंग समझ लो, पैडिंग की जो वैल्यू होती है, पैडिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया पी से, कहीं पर पी देखोगे ना मतलब पैडिंग। मार्जिन को रिप्रेजेंट किया गया एम से। मार्जिन और पैडिंग का सबसे ज्यादा योगदान होता है स्पेसिंग में। स्पेसिंग कहाँ होता है, या तो बाहर होता है अंदर होता है। कोई चीज बताया था आपको, कोई भी चीज आप बनाते हो स्पेस कहाँ होता है, बाहर होता है अंदर। बाहर वाले को दिखाना मार्जिन एम। कुछ टर्म्स में रिलेट कर देता हूँ, उनको दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। एम फोर मार्जिन, पी फोर पैडिंग। ओके, टॉप के लिए यहाँ पर लगता है टी। टॉप तो टॉप ही होता है, लेकिन मार्जिन में टॉप, मार्जिन टॉप नहीं लिखते हैं, एम टी। टॉप से मार्जिन देना है तो एम टी, बॉटम से मार्जिन देना है तो एम बी। मार्जिन देने का साइज है यहाँ पर 1 से 5, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 तक चलते हैं इनमें मोस्टली। 1 2 3 4 5, 1 दोगे कम आएगा, 2 दोगे कम, ऐसे। और ज्यादा ही देना है तो फिर CSS लगानी है, इसमें लिमिटेड होता है ज्यादा, आपने समझ में आ गया। अच्छा टॉप से मार्जिन देना है तो क्या लगाओगे, मेरे को 3 पॉइंट का मार्जिन देना है टॉप से, क्या लिखेंगे, MT3। देखो ट्राई करते हैं, देखो ट्राई करते हैं तो कैसे करें इसको, ट्राई 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 ऐसे करके देखते हैं। तो इसको तो मैं कमेंट करता हूँ, खड़ा इसे। अच्छा जी, मैंने लिया है यहाँ पर एक डिव, डिव में डाल दिया कुछ डेटा, डिव बन गया। अब इसको लगाते हैं बॉर्डर। तो 1 2 प्रॉपर्टी में आपको रन करके दिखा देता हूँ। क्लास, क्लास में दिया मैंने बॉर्डर, तो बॉर्डर तो लग गया, बॉर्डर लग गया, लग गया, वो हल्का सा दिखेगा आपको, ठीक है। बॉर्डर लग गया। ढंग से देखना है तो इसकी स्टाइल विड्थ वगैरह कम करके मेरे को दिखाना पड़ेगा, तो दिखा देते हैं। चलिए स्टाइल
विड्थ विड्थ कर दी मैंने 300 पॉइंट, अब दिख जाएगा आपको, ठीक है। विड्थ करी हमने 300 पॉइंट, ओके। तो अब दिख रहा है बॉर्डर आपको। अब थोड़ा और ठीक ठाक करना है तो मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया मार्जिन ही तो दिखाना था, क्यों लिखूँ ऐसे, मैं वहीं से दिखाता हूँ आपको कोडिंग के थ्रू। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे गया, मुझे ऊपर से मार्जिन देना है, ऊपर से, तो मैं लिखूंगा एम टी, देखो नीचे आया, समझ में आया, टॉप से आया नीचे से, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ना ऐसे नहीं समझोगे, मैं एक डिवोर बनाता हूँ ताकि क्लियर हो चीज़। बॉटम से भी जाता है वो, देखो इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। 2 डिप दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं, देयर इज अ 2 डिप्स। अच्छा, मैंने ऊपर जो है मार्जिन दिया था, कहीं से भी नहीं दिया अभी, अब देते हैं। तो मैंने ऊपर वाले को मार्जिन दिया था टॉप से, वो समझ गया था। बॉटम के लिए क्या होता है, एमबी, मैंने MP3 करा तो नीचे से मार्जिन आ गया, नीचे से उसको मार्जिन में इसने नहीं, इसलिए उसको नीचे पुश कर दिया उसने, ठीक है। तो MT MB समझ गए। सेम इसी तरीके से P काम करता है, P का एक एग्जांपल देखे, मेरे को टॉप से मार्जिन देना है, पैडिंग देनी, पैडिंग कहाँ से, टॉप से, पहले वाले पैराग्राफ में, तो अंदर वाले पैराग्राफ में गैप आएगा टॉप से, तो क्या लिखेंगे, PT, कितना, 2 3 4 ऐसे ही चलता है, देखो समझ आ गया। अच्छा, अगर मेरे को मार्जिन देनी है, यहाँ होगा देखो उसका, यहाँ जाइए, टॉप के लिए, बॉटम के लिए, लेफ्ट को हमेशा स्टार्ट कहा गया था, तो इसलिए यहाँ पर उसका अक्षर एस है, अगर लेफ्ट साइड से देनी हो मार्जिन, और राइट साइड से देना होता है एंड होता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से देना है तो एक्स, ऊपर नीचे दोनों साइड से देना है तो वाई, ठीक है। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे मार्जिन देना है बॉटम से, क्या लिखेंगे, MB, साइज कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1 to 5, ओके। मुझे मार्जिन देना है लेफ्ट और राइट से, क्या लिखेंगे, MX, क्या लिखेंगे। अगर मैं MX ऑटो कर दूंगा तो क्या होगा, इक्वल मार्जिन मिलेगा लेफ्ट राइट से। अगर मैं MX 5 लिखूंगा दोनों तरफ से 5 5 का, मुझे ऊपर नीचे से मार्जिन देना है, क्या लिखेंगे, MY, ठीक है। राइट साइड से मार्जिन देना है, क्या लिखेंगे, आल्सो एप्लीकेबल ऑन पैडिंग, सेम चीज P के साथ आपको यूज करना है। कोई दिक्कत है, नॉर्मली आप यूज कर लो कहीं देखोगे तो अब देखो मैं इसको बीचों बीच लगा के दिखाता हूँ फटाफट से, कैसे लगेगा ये, देखो ये पैराग्राफ है ऊपर वाला, अब बीच में लगाना था, तो मैंने क्या करा, बॉर्डर लगाया पहले, बॉर्डर लगाने के बाद विड्थ तो हमने ऑटोमेटिकली 300 दे ही रखा है, अब मेरे को बीचों बीच लाना है, तो MX क्या कर दूंगा, MX ऑटो आ गया ना बीच में, तो नॉर्मली ऐसे। अब टॉप से थोड़ा सा नीचे लाना है, तो M by क्या करना है, कितना दे दे, M by छोड़ो, टॉप से चाहिए ना, M23 कर दिया तो अपने आप नीचे आ गया। MY कर दूंगा तो दोनों तरफ से भागना चाहिए, दोनों तरफ से भागा, देखो ओके। पैडिंग, अच्छा मान लो मैं चाहता हूं कि ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, चारों तरफ से 3 का स्पेस लेके भागे, तो M, केवल M चारों के लिए। अब मैंने कोई स्पेसिफिक चीज मेंशन नहीं करी, M। ऐसे में अंदर जो पैडिंग दूंगा चारों तरफ से इक्वल दूंगा, तो केवल क्या यूज करूंगा, P, ये देखिए अंदर से इक्वली गैप, मार्जिन समझ गई, पैडिंग समझ गई, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम आगे पीछे कर लोगे आप, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इसको फॉलो कर लीजिएगा, तो दिक्कत यहाँ पे ये पढ़ा दिया ना। बैकग्राउंड कलर देखो भाई, बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पर एक क्लास बनाई गई, बीजी मतलब बैकग्राउंड, और कलर तो पता ही है, लाल पीला कर ही सकते हैं। अब चलो इसी पैराग्राफ को ले लेते हैं और इस पे भी कलर लगा देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा BG और पीला करना है, तो वार्निंग, हरा करना है, सक्सेस, ठीक है। अब भाई टेक्स्ट का कलर दिक्कत दे रहा है, तो टेक्स्ट पे आ जाओ, टेक्स्ट का कलर ऐसे टेक्स्ट कर देते हैं लाइट, ये देखो कलर देना, लाइट मतलब सफेद होता है, पीला मतलब ये, और कुछ कलर भूल जाओ तो डॉक्यूमेंटेशन है, सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे। टेक्स्ट वैक्स्ट फॉन्ट वोन्ट और रेस्पॉन्सिव है, इसकी टेंशन ना लेना, किसी भी डिवाइस पे खोल लेना, मजा ले, अगर ये कट फुट जाए तो दिख रहा है आपको, उसी गैप में चलता रहेगा चारों तरफ से। अच्छा, अब ये इतना है, इतने में क्यों अटक रहा है, हम लोगों ने विड्थ फिक्स कर रखी है इसकी, अब ये थोड़ा ना मैं ले जाऊंगा तो कट जाएगा, विड्थ फिक्स कर रखी है आपने, विड्थ को अपने वो नहीं बना रखा है, कंटेनर को आपने फ्लेक्सिबल नहीं बना रखा है, कंटेनर को भी फ्लेक्सिबल बनाया जाता है ताकि छोटा हो जाएगा वो अपने आप से। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, मार्जिन पैडिंग मैंने सिखा दिया आपको, फॉन्ट कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया,
ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर को ग्रेडियंट किया जा सकता है। ग्रेडियंट में ना सफेदी मिला दी जाती है, तो उसमें शेडो आती है एक तरह की। तो चलो इसको भी देख लो आप। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ग्रेडियंट नैश आ जाए, तो क्या करना है आपको? सिंपली जाना है यहाँ पे और ये प्रॉपर्टी फायर करनी है। देखिए आया कुछ सफेदपन? आप उससे ध्यान से देखना। अभी है डार्क है, अभी देखना हुआ थोड़ा सा रेडनेस आ गया। तो देखो यहाँ से डार्क है, यहाँ पे वाइट हो गया, ऐसे इस तरह की शेडो आ जाती है उसमें। तो ये इफेक्ट आप डाल सकते हैं, किसी भी कलर के साथ चलेगा ये। अब ये नीले के साथ चलाना है तो प्राइमरी करो, प्राइमरी ये देखो नीले के साथ चलेगा उसी में। देखो यहाँ से डार्क होता है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट, यहाँ से डार्क हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की शेडो इफेक्ट इसमें डाली जा सकती है। मार्जिन आप कर लोगे, पैडिंग समझ आ गया आपको। शेडो देखो, कोई भी टिप बनाते हो तो शेडो वेडो उसके पीछे डाली जा सकते हैं। ये बक्सा सा दिख ही रहा है हमें, मैं चाहता हूँ इसके पीछे शेडो वेडो का असर पड़े, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शेडो नन मतलब शेडो नहीं आएगी बाय डिफॉल्ट, तो ये रहता ही है बाय डिफॉल्ट, ये सेटिंग रहती है पहले से। तो इस पे लगाएगा तो वो तो है ही नहीं, समझ में आ गया। अच्छा, नॉर्मल अगर मैं शेडो लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जैसे हम का नन था ऐसे ही शेडो था। अगर मुझे थोड़ी बहुत शेडो चाहिए तो एसएम, हल्की सी शेडो। दिख नहीं रही मुझे? दिख रही है आपको? बॉर्डर तो लग रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे? अरे अंडरस्कोर लगाया था मैंने साथ में, शेडो एसएम। अरे ऐसे हल्की सी आती है बिल्कुल, अब मुझे दिख नहीं रही है, आपको नहीं दिख रही, पता नहीं मुझे। एलजी से थोड़ी बढ़ जाती है शेडो, बढ़ी है ना, देखो छोट कुछ फर्क पड़ा था उसमें, अभी दिख नहीं रही कलर की वजह से। देखो हल्का सा कालस नहीं आ रहा बाहर की तरफ। अब कैसे समझाऊं मैं? एक काम करता हूँ, मैं ना इसको एक नॉर्मल सी चीज पे समझाता हूँ ताकि आप हल्के से देख पाए। जूम करूंगा ना तो दिख रही होगी यहाँ पे हल्की सी शेडो। जी बताइए। सर मैं आ गई। 10:30 बजे। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई भी आए ना प्यार से बात करो, दो उत्तर बोलो, ज्यादा टाइम नहीं। आप उसके साथ घुल मिल के ना बहुत सवाल करेगा। देखिए अब नेक्स्ट इसको समझो, इसी से समझाता हूं। देखिए वो कलर की वजह से ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, कलर की शेडो है इस वजह से। तो मैं थोड़ी देर के लिए इनको कमेंट कर देता हूँ और फिर आप शेडो का फर्क समझना। बहुत मामूली सा आता है, इतना इफेक्ट नहीं आता, लेकिन दिखेगा यार, ऐसा नहीं है इफेक्ट नहीं। देखो दिख रही है शेडो, ये देखो। अब इसको दिखाने के लिए डीप की मैं थोड़ी हाइट पे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो हम जाते हैं इसके स्टाइल पे और मैं इसकी विड्थ देता हूँ 200 पॉइंट और हाइट देते हैं 200 पॉइंट। ठीक है, अब देखो दिख रही है ना, अब तो दिख रही है यार मेरे को शेडो, ध्यान से देखो। अब मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 300 पॉइंट। ओके, अच्छा मार्जिन इसको बीचों बीच ला देते हैं। अब तो हमें क्लास पता ही है, तो मार्जिन ला सकते हैं हम कैसे? एमएक्स ऑटो, पता है ना अब तो, क्लास हो गया ना। अब ऊपर से भी देनी है, अब तो क्लास यार अब तो याद हो गई क्लास हमें। ऊपर नीचे देखो दिख नहीं रही शेडो, ये ज्यादा शेडो आ गई है, इससे कम शेडो लानी है एसएम। अब हल्की शेडो है, तुम कह रहे हो नहीं सर है ही नहीं, अभी हटाऊंगा ना तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा पेपर। देखो नहीं दिख रही, ये देखो उभर रही ना शेडो थोड़ी सी। अब लार्ज में ज्यादा उभर रही, वो पहले क्यों नहीं, कलर आ रहा था इसलिए हम अनुभव नहीं कर पा रहे थे उसको। तो बाकी चीजें नॉर्मली शेडो, शेडो से नॉर्मल शेडो, कम चाहिए इससे तो एसएम, ज्यादा चाहिए एलजी, नॉर्मल चाहिए शेडो, किसी पे शेडो लग रहा है चाहिए ही नहीं नन। ठीक है, अच्छा वर्टिकल अलाइनमेंट, ये देखो टेबल में काम आती है। वर्टिकल टेबल में जब आप कोई डाटा लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में चलता है, हम उसको ऊपर नीचे ऐसे ला सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी होती है अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम। टॉप से ऊपर चला जाएगा, मिडल से बीच में आएगा और बॉटम से नीचे की तरफ जाएगा। इस चीज को एक बार देख लो आप। देखो यहाँ पर टेबल दिख रही है, इस चीज को देखिए यहाँ पर, इसको भी आईडी कर देते हैं। देखो ये कहाँ जा रहा है? टॉप पे जा रहा है। किस ये बॉर्डर क्यों दिख रहा है पता है आपको? बॉर्डर की वजह से दिख रहा है। ये बॉर्डर हटा दूंगा तो ये बॉर्डर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, बॉर्डर की वजह से बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अलाइन टॉप किया हुआ है तो टॉप की तरफ भाग रहा है, मिड करने से बीच में आता है
और बॉटम करने से नीचे की तरफ जाता है। टेबल में कोई डाटा ऐसे पड़ा हो और आपको किसी भी अलाइनमेंट में करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा डाटा सेंटर में आ जाए, ये डाटा सेंटर में आ जाए मिड में, कैसे लाओगे? है बोलो बोलो, कोई नहीं, मैं डांटता थोड़ी ना, बोलो। नहीं गलत है, देखो टेक्स्ट सेंटर बोलो, ये क्लास देखो बिल्कुल अलग है, याद करनी पड़ेगी तुमको। बताया तो था अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे होता है? टेक्स्ट सेंटर लेफ्ट में करना है तो टेक्स्ट स्टार्ट, राइट में करना है तो टेक्स्ट एंड, बीच में करना है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। ऐसे अगर वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है तो अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, अलाइन मिडल, ठीक है। थोड़े दिन में याद हो जाएंगे, करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख देख के कर लेना। ओके, अब थोड़ा फ्लेक्सिबल की बात करते हैं। 10 मिनट है, 10 मिनट में पढ़ते हैं। फ्लेक्स तो समझते हो, पढ़ा था हमने सीएसएस में। अब हम उसको बूट स्टेप से फ्लेक्स करके दिखाएंगे आपको। देखिए फ्लेक्सिबल का यूज करेंगे इसमें। तो इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से छोटे छोटे डब्बे बना लेते हैं। डब्बा बना लिया बड़ा, ओके, इसके अंदर बना लिए छोटे डब्बे, इनकी सबकी हमने एक आईडी दे दी। चार डब्बे बना लिए, ठीक है। इनमें मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, बन गए। प्रोसेसर सच में बहुत धीरे चल रहा है यार, 3 4 कहाँ गया? हैंग हो गया ये, मुझे देखो तो आ गया। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर जल्दी से अपनी छोटी मोटी सीएसएस लगा लेते हैं। ओके, मत खुल, इस पे दब गया, भी खुल के रहेगा। ये अपना आप हो जाती है हरकतें जब सिस्टम नहीं चलता। तो भाई हम क्या करते हैं, इसमें अपना जो डिव है जिसकी हमने बॉक्स नाम से बताया हुआ था, हम इसमें एक विड्थ दे देते हैं 100 पॉइंट, हाइट दे देते हैं 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट के डब्बे बन जाएंगे। तो गैप आ गया, देखिए। अच्छा, ये जो मेन हमारा डिव है, ये जो मेन डिव है, इसके चारों तरफ हम चाहें तो क्लास लगा सकते हैं ना, ऐसे। अब तो सीख रखिए, बॉर्डर लग जाएगा उसके साथ। लग गया बॉर्डर, लग गया, हल्का सा दिख ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, और जी, और हम इसको विड्थ दे सकते हैं। विड्थ तो हमें यहीं से देना पड़ेगा, तो हम इसको स्टाइल में जाके विड्थ दे देते हैं ताकि मैं उस पर पहुंचूं पहले मेन पॉइंट पर। तो विड्थ विड्थ रहने दो आप यार, वैसे ही समझो, ठीक है। मैं इन सबको बॉर्डर दूंगा, अब इन सबको बॉर्डर दूंगा, तो इसके अंदर मैं क्लास यूज कर सकता हूँ सभी में बॉर्डर, तो सभी को बॉर्डर भी मिल जाएगा। तो ये तो बूटस्ट्रैप की क्लास है, बॉर्डर आ गई, बॉर्डर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा मेन वाला डिव है, इसको मैं अपना स्टाइल देके कलर दे देता हूँ। बॉर्डर कलर तो हम वैसे भी दे सकते हैं, बॉर्डर डेंजर, ये लो, ये लाल कलर का बॉर्डर नहीं आ रहा, टेंडर हो गया, टेंडर, ठीक है। अभी हो गया डेंजर। बॉर्डर को थोड़ा साइज दे देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। कितना दे दें, अभी दिख रहा है ना बॉर्डर में? अच्छा अच्छा, अब इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ, बाद में समझाऊंगा क्या चीज़ होती है। ओके, तो ये दिया, अभी इसको रहने दो कंटेनर, को दिक्कत दे रही है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब देखिए, इसमें जितना भी डाटा है, इस पूरे डाटा को मैं एक लाइन में ऐसे अरेंज करना चाहता हूँ, व्यवस्थित करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने फ्लेक्सिबल नाम की चीज़ पढ़ी थी। कोई किसी चीज़ को अगर पेरेंट को फ्लेक्सिबल कर दोगे तो चाइल्ड अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे, एंड बाय डिफॉल्ट दे विल बी अरेंज इन अ रो, ठीक है। तो मैं पहले तो डाटा को फ्लेक्सिबल करूंगा। किसको करना है फ्लेक्सिबल? इसको डिव को करना है। पेरेंट वाला डिव हमारा यही है, तो क्लास में जाओ और एक क्लास लगा दो फ्लेक्सिबल, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये देखो लग गया। बस इतना ही लिखना है इसमें, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या हो गया, सब हो गया ना, एक लाइन में अरेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उनका यूज करना है बस। अब देखो, फ्लेक्स रो करोगे तो रो में अरेंज होगा, बाय डिफॉल्ट ये है, बाय डिफॉल्ट ये रो में ही है, टेंशन नहीं। रिवर्स कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, पीछे से आएगा, देखो 4 3 2 1, ठीक है। कॉलम में करना है तो कॉलम कर दो, कॉलम में आ गया। और रिवर्स करना है कॉलम में तो रिवर्स कर दो। इतना समझ में आ गया? अच्छा, रो में चलते हैं वापस, फ्लेक्स रो, ठीक है जी। अब इसको बीच में लाना है, क्या लाना है, बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? जब रो में होता है तो डाटा बीच में कैसे आता है, याद करो, कौन सी प्रॉपर्टी थी? सीएसएस की प्रॉपर्टी याद है? जस्टिफाई कंटेंट होता है उसमें, वर्टिकल के लिए अलाइनमेंट होता है। देखो, अब यहाँ मेरे को मान लीजिए यहाँ जस्टिफाई बीच में लाना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए, ये पूरा डाटा बीच में लाने के लिए,
तो ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई, हो गया बीच में देखो। मेरे को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो लेफ्ट मतलब स्टार्ट, मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है राइट मतलब एंड, समझ आ गया। अच्छा और भी है, गैप दे दे के करना है, सबको अरेंज करना है गैप दे दे के, तो क्या लगाएंगे बिटवीन, बिटवीन इनके बीच में गैप आ जाएगा और सभी अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे लास्ट तक। देखो शुरू से स्टार्ट हो गए लास्ट तक अरेंज हो गए सारे, एकदम सारा डाटा दूर दूर हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ आगे पीछे भी गैप हो, तो अराउंड, अराउंड मतलब इसके आसपास भी गैप होगा, टचिंग में नहीं आएगा, अराउंड, ये देखो इक्वली गैप देके आसपास से भी गैप दिया है। तो ये समझ में आ गई कहानी। अब ये सेम घटना आपको रिपीट करनी है अगर डाटा वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल कब आएगा, जब आप इसकी डायरेक्शन को कॉलम करेंगे और वहां पर आपकी प्रॉपर्टी किस में बदल जाएंगे, अलाइन आइटम्स में। नीचे लिख रखा है ये आप कर लीजिएगा, यहाँ देखिए अलाइन आइटम, समझिए स्टार्ट मतलब अलाइन आइटम लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा और बीच में से आएगा इसमें। ओके अच्छा फ्लैक्स रैप नो रैप क्या होता है, देखो ये डाटा है अभी मैं दे रहा हूँ तो रैप हो रखा है, क्या है रैप है मतलब नो रैप है सॉरी, तो नीचे नहीं जा रहा। रैप का मतलब क्या होता है, आपके जो डब्बे होते हैं बॉक्स होते हैं उनकी विड्थ को कम नहीं होने देगा वो, तो वो क्या कर देगा उसको नीचे की तरफ पुश करेगा। तो एक काम करता हूँ, अभी देखो ये नीचे की तरफ पुश नहीं कर रहा है, उन्हीं को छोटा कर देता है डब्बों को, तो हम क्या करते हैं फ्लैक्स नो रैप की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स रैप रहता है, आप नो रैप करें, सॉरी नो रैप रहता है रैप करें, कॉपी करें इसे और यहाँ पे लगा दें। ये देखिए आया नीचे डब्बा, वो कटेगा नहीं ना, वो जैसे जैसे उसको गैप मिलेगा वो रैप होता जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, वाला नीचे आ गया, ये वाला नीचे आ जाएगा, गैप कटेगा तो अपने आप व्यवस्थित होते चलेंगे। तो आप बूट स्ट्रैप में अपना फ्लेक्सिबिलिटी भी यूज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है, क्लास याद करनी है आपको धीरे धीरे, बस क्लास याद हो गया खेल खत्म हो गया। ठीक है भाई, पुट आउट यहाँ पे बाकी की चीजें बताते, लेकिन अभी क्लास हो गया आपका खत्म, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय। ये फाइल मैं आपको कॉपी करके भेज रहा हूँ, देखिए सर वो जो वेबसाइट थी वो भी बताएंगे ना आप? क्या कह रहे हो, वो जो मतलब रिस्पॉन्सिव वाली वेबसाइट उसका भी सिखाओगे ना? रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनती है बता तो दिया वो, नहीं बता तो दिया, वो जो टास्क दिया था उसका टास्क मतलब बता दिया ना, कह रहा हूँ मेरे से हो नहीं रहा। किसी बच्चे से हेल्प लेना, किसी कई बच्चों ने बना दिया है साइट, मैं आपको साइट भेज दूंगा उसको देख लीजिएगा। ओके सर या तो फिर सोर्स कोड भी थोड़ा शेयर कर देना। हाँ ये मैं आपको HTML की फाइल भेजूंगा, उसको ओपन विद नोटपैड करना खुल जाएगा। चलो क्लास हो,